नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। प्यारे साथियों, देशवासियों, मैं आप सबका प्यारा दोस्त डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं बुलेटिन 8 PM। बुलेटिन 8 PM पर सरकार से तीखा सवाल। आज सरकार से बहुत ही तीखा सवाल है और तीखा सवाल का जवाब देने में शायद मनुवादियों के पसीने छूटेंगे। तो सबसे पहले अपने देश भर के प्यारे दर्शकों को पुनः नमस्कार। कल मैं आप सबके बीच में किन्हीं कारणवश लाइव नहीं आ पाया, लेकिन आज जिन मुद्दों के साथ हूं, जिन मुद्दों को लेकर के, जिन बातों को लेकर के आप सबके बीच लाइव आया हूं, बुलेटिन 8 PM, आज इन विचारों को आज जवाब देने में मनुवादियों के पसीने छूटेंगे, अंधभक्तों के पसीने छूटेंगे। निश्चित रूप से आप सबका सहयोग मिला तो निश्चित इनको एक एक बात आज समझ में आएगा, या तो समझ में आएगा या पैदाइशी गाली देने वाले गाली बकना शुरू कर देंगे। सीधे मुद्दे पे आते हैं, सीधे मुद्दे पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला सवाल है आज, सबसे तीखा सवाल है आज। सबसे पहले योगी सरकार से सवाल। यूपी बना अब मनुवाद का गढ़, सामंतवाद का गढ़ या रामराज। क्या यही है रामराज्य? सबसे पहला सवाल है योगी आदित्यनाथ से या भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्तों से कि क्या उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार चरम पर हुआ, ब्राह्मण समाज का आतंक दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों पर चरम पर हुआ, क्या यही राम राज्य है? तो सवाल है, सबसे पहला सवाल, इस बात को मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहता हूं। जरूरी है प्रतापगढ़ के गोविंदपुर से कि जो आग लगी, प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में जो घटना हुई, उसकी आग समाप्त भी नहीं हुई कि चंदौली में, प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में सबसे पहले पटेलों का घर जला दिया गया। घटना की जब कहानी सुनिएगा तो आपके रूह कांप जाएंगे। ब्राह्मणों के सैकड़ों जत्था के रूप में पटेलों के घर में, गांव में घुस गए। पुलिस पूरी तरह, प्रतापगढ़ की पुलिस संरक्षण दी। 17 लोगों के घर जला दिए गए। जिंदा पशुओं को जला दिया गया। पुरुषों और महिलाओं को इतना मारा गया कि हाथ पैर फट गए। कुल्हाड़ी से सर पर वार किया गया, सर फट गए। और इतना ही नहीं, इतनी बीभत्स घटना हुई। सुनिए, ब्राह्मणों की क्रूरता। प्रतापगढ़ के धोई गांव के ब्राह्मणों ने गोविंदपुर में महिलाओं ने जो आप बीती बताया,
एक महिला अपने दूध मुहे बच्चे को दूध पिला रही थी, तब तक ब्राह्मणों की संख्या पहुंचती है। 5-6 महीने के दूध मुहे बच्चे को अब उसके मां से छीन लेता है और उस बच्चे को उठा करके फेंक दिया जाता है। बच्चा जाके कुएं पर, पक्की कुएं पर गिर जाता है। बच्चा अचेत हो जाता है और उस मां के छाती पर, उस मां के स्तन पर मनुवादियों ने झपट्टा मारा। कहते हुए मनुवादियों ने कहा कि आज तुम्हारा सीना चीर दूंगा। ऐसा झपट्टा मारा कि स्तन से खून आने लगा। देखिए कितने क्रूर हैं मनुवादी, देखिए कितना जंगल राज है हावी, कैसी है क्रूरता। इस बात को हमें आपको समझना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सैकड़ों के तादाद में पुलिस भी मनुवादियों की तरफ से जब किसानों के ऊपर हमला बोल रही थी तो एक तरफ पुरुषों पर प्रहार, दूसरी तरफ महिलाएं फंसी। कई बच्चियों की घटना है, एक बच्ची तो डर के मारे बाथरूम में भागती है, लेकिन बाथरूम में जाने के बाद भी मनुवादियों द्वारा बाथरूम का दरवाजा तोड़ करके 1-2 मनुवादी बाथरूम में घुस गए। 15 साल की बेटी का कपड़ा फाड़ दिया जाता है। सिर्फ बलात्कार नहीं हुआ, बाकी सब नंगानाच इन शैतानों ने किया। कपड़ा फाड़ते हुए एक महिला को घसीट के बाहर लाते हैं ब्राह्मण। सवाल है, इतना सब कुछ पुलिस के रहते हुए हुआ, इसलिए सवाल है, मैं बार बार कहता हूं कि मनुवाद का गंध आग लगा देना चाहिए ऐसे राम राज्य को। इसलिए सवाल है, प्रतापगढ़ की घटना आज 10 दिन से ज्यादा हो गया। आज जाकर के गोविंदपुर के लोगों का एफआईआर नोट हुआ, लेकिन बड़े दबाव के बाद, पिछड़ा वर्ग आयोग के और तमाम सामाजिक लोगों के दबाव के बाद, लेकिन लिखा क्या गया? लूट दिखा दिया गया केवल, न तो छेड़खानी, न तो जानलेवा हमला, न तो पशु हत्या, तमाम संगीन अपराध इन सामंतवादी राज में हुआ। मनुवादियों के खिलाफ 10 दिन तक एफआईआर नहीं हुआ, लेकिन बड़े दबाव के बाद हुआ तो मनुवादियों के ऊपर उनको बचाने की पूरी साजिश पुलिस प्रशासन ने किया, सरकार ने किया, सरकार के मंत्रियों ने किया। पीड़ितों का क्या? हम इंसान तो है नहीं, महिला इंसान तो है नहीं। मनुवादियों को, ब्राह्मणों को, सवर्णों को खुली छूट है दलितों पिछड़ों के साथ अत्याचार करने की। इसलिए शर्म राज है ये, जंगल राज है ये। ऐसे जंगल राज में आगे क्या हुआ वह सुनिए। प्रतापगढ़ के गोविंदपुर की घटना आग शांत नहीं हुई कि चंदौली में 2 यादव, मिर्जापुर में मौर्य, फिर प्रतापगढ़ के कुंडा में पटेल, जौनपुर में पाल, अब इलाहाबाद के हंडिया में धोबी समाज के ऊपर हमला। इतना ही नहीं,
क्रूरता तो इस कदर है उत्तर प्रदेश में कि आज उसी प्रतापगढ़ में एक पटेल 25 साल के एक कुर्मी के लड़के को जिंदा जला दिया गया पेड़ में बांधकर। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आइए एक बार उत्तर प्रदेश में, ऐ देश वालों, आपको जंगल राज देखना है, आपको क्रूरता देखना है, आपको बहन बेटियों की असुरक्षा देखना है, तो आइए एक बार उत्तर प्रदेश में देखिए कैसे मनुराज होता है। जिनको राम राज्य चाहिए वो अपनी बहन बेटियों को लेकर के आइए उत्तर प्रदेश में, पता लग जाएगा कि राम राज्य क्या होता है। आइए, इसलिए सवाल है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इस तरह का राज क्यों है? क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुखिया बिना पत्नी का है, बिना बेटी का है, बिना बेटा का है, बिना परिवार का है। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुखिया को उत्तर प्रदेश में सीएम बनने से पहले का इतिहास उठा के देखिएगा तो दर्जनों संगीन धाराएं उनके ऊपर पहले थी। 302, 307 अपहरण जैसे तमाम धाराएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर थी, यानी अपराधी प्रवृत्ति था। तो जब अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को सीएम बनाइएगा तो जंगल राज नहीं, राम राज नहीं, तो विकास राज थोड़ी होगा। इसलिए सवाल है, जब दलितों पिछड़ों के अधिकार की बात करिएगा तो ये ब्राह्मणवादी गुंडे कहेंगे कि हिंदुओं को बांट रहा है। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इन ब्राह्मणवादी सामंतवादी का जब दुकान खतरे में आता है, इनकी व्यवस्था खतरे में आती है, तब हिंदू का राग अलापता है। लेकिन जब ये सत्ता में आ जाता है तो हिंदू को लतियाता है। सवाल पूछता हूं और सवाल पूछता है बुलेटिन 1 PM। ऐ मनुवादियों, क्या पटेल तुम्हारे लिए हिंदू नहीं? क्या यादव तुम्हारे लिए हिंदू नहीं? धोबी तुम्हारे लिए हिंदू नहीं? सच तो यह है कि पटेल, कुर्मी, कोयरी, अहिर, गड़रिया, धोबी, पासी, तेली, तमोड़ी, राजभर, चमार, धरकार, बिंद, पासी, तुमको ये समझना चाहिए कि तुम हिंदू कभी नहीं थे, लेकिन तुमको मूर्खता आती है, तुमको हिंदुत्व का बुखार आता है, तो खाओ लात, खाते रहोगे। सवाल है योगी राज से, सवाल है पिछड़ों के नेताओं से कि कुर्मी के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए स्वतंत्र देव सिंह, स्वतंत्र देव नाम नहीं, इनका नाम गुलाम सिंह पटेल है। आवाज बंद। मौर्य की हत्या हुई तो गुलाम केशव, आवाज बंद। धोबी की हत्या हुई तो धोबी के ऊपर प्रहार हुआ तो धोबी समाज की एकमात्र मंत्री, आवाज बंद। पाल समाज के लोगों की आवाज बंद, यादव समाज के लोगों की आवाज बंद। करते रहोगे गुलामी, लात खाते रहोगे। इसलिए सवाल है, इस मनुवादियों के कर्मकांड पर लात मारो, इन मनुवादियों के कर्मकांड को छोड़ दो। यदि बचना है तो मनुवादियों के कर्मकांड को लात मार के छोड़ दो, तब जाकर के ऐ पिछड़े दलित समुदाय के लोगों, तब जाके तुम्हारा असली हक, हकूक और अधिकार मिलेगा।
इसलिए सवाल है और इस सवाल पर जवाब देना पड़ेगा। अगला सवाल है, आज फिर यूपी के बागपत में एक किशोर की गोली मार करके हत्या कर दिया गया। 14-15 साल का किशोर, आपसी कहासुनी हुई और बदमाशों ने सीधे गोली से भून दिया। आइए उत्तर प्रदेश में देखिए राम राज्य कैसा है। आगे सुनिए। इतना ही नहीं, कानपुर के मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल का गंदा बयान सुनिए। कानपुर की प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज की जो प्रिंसिपल है, इतना गंदा बयान, देश को तोड़ने वाला बयान, देश में धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान। लेकिन ये मनुवादी सरकार इन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए सवाल है, ऐ मनुवादी सरकारों, क्या कहा था कानपुर के मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल महोदया ने? सुनिए उनका बयान। कानपुर की मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा, इस देश में 25-30 करोड़ मुसलमान हैं। ये मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं की जान खतरे में डाले हैं। उनके कहने का जो लहजा था वो यह था कि जमातियों का इलाज नहीं, जमातियों को काल कोठरी में डाल देना चाहिए। जमाती आतंकवादी है। उन्होंने कहा जमाती आतंकवादी है, कहने का मतलब मुसलमान आतंकवादी है। मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि 100 करोड़ हिंदुओं को 30 करोड़ मुसलमान मारना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार है कि मुसलमानों की इलाज करा रही है, करोड़ों रुपए इनके ऊपर खर्चा कर रही है। इन मुसलमानों को, इस प्रिंसिपल ने कही कि मुसलमानों को काल कोठरी में बंद करके इनको मार देना चाहिए। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इसके ऊपर धार्मिक उन्माद भड़काने का केस करेगी? क्या उत्तर प्रदेश और देश की सरकार ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो दंगाई सरकार है, जो हिंदू मुस्लिम का दंगा करवा के ही राजनीति करते आई है, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति की रोटी सेक कर सरकार बनाते आई है, दलितों पिछड़ों को लूटने का काम जिन लोगों ने किया है, वो लोग ऐसे कुत्ते छोड़ते रहते हैं जो उनके लिए भौंकते रहें और उनके लिए काम करते रहें। अब सवाल है कि जब मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल इस कदर भड़का सकती है, पढ़ी लिखी सबसे उम्दा पोस्ट की जो नौकरी करने वाली प्रिंसिपल है वो देश में आग लगा सकती है, तो ऐसे लोगों पर क्या होना चाहिए? ऐसे लोगों पर सीधे धार्मिक उन्माद, मनवादी उन्माद, देश को तोड़ने वाले धाराओं में, शिक्षों में बंद करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? कौन करेगा? ये सवाल है। ये सवाल है कि मनवादी सरकार में समाज को बांटने वाला यदि खुद सरकार में हो तो हिंदू मुसलमान करने वालों को कौन रोकेगा? देश को बर्बाद करने वाले ताकतों को कौन रोकेगा? यह सवाल है। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल डॉक्टर आरती ने यहां तक कहा
कि मैं इस मामले पर जमातियों और मुसलमानों को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए और उसमें मार देना चाहिए। इस मामले पर मैं मंत्री से मिलूंगी और कठोर कार्रवाई करने के लिए काम करूंगी। क्या हो रहा है इस देश में? कब तक? सवाल है। अगला सवाल सुनिएगा, और सवाल सुनने से पहले आप प्यारे साथियों से अनुरोध है कि बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि मनवादियों का अंडरवियर ढीला हो जाए, उनके पेट में दर्द हो जाए, उनको आपकी आवाज उनके अंदर खलबली मचा दे। इतना शेयर करिए, क्योंकि आप ही हमारी ताकत हो, आप ही समाज की आवाज हो, और आपके शेयर करने से इनकी हालत खराब होती है। इसलिए आप तमाम जो सैकड़ों साथी लाइव पर हाजिर हैं, बुलेटिन 8 PM के प्यारे साथियों, आपसे अनुरोध है कि शेयर धड़ल्ले से शेयर करिए। अगला सवाल मोदी सरकार से है। मोदी सरकार से सवाल है, कोरोना काल, देश में कोरोना काल है, कोरोना का महाकाल है। कोरोना काल या मोदी का महाकाल, यह है आज का सवाल, यह है आज का सवाल। कोरोना काल या मोदी का महाकाल, यह है आज का सवाल। अंधभक्तों, तुमसे आज जवाब मांगता हूं। अंधभक्तों, तुम्हारे पापा से आज सवाल करता हूं। यदि तुम्हारे अंदर है ताकत तो बोलना कि तुम्हारे पापा आज हमारे सवालों का जवाब दें। मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री से पहला सवाल, नोटबंदी, देशबंदी से त्रासदी के बाद अब वोटबंदी की तैयारी कर रही है मोदी सरकार। ऐ बहुजनों, ऐ वंचितों, ऐ मुसलमानों, दलित पिछड़ों, इस बात को सुन लेना। पहले नोटबंदी, अब देशबंदी, उसके बाद वोटबंदी करने जा रही है मोदी सरकार। यानी वोट का हथियार छीनने जा रही है मोदी सरकार। इसलिए तो कहता हूं, जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करो। डॉक्टर RS पटेल तैयार है और इस तैयारी के साथ इनको उखाड़ फेंकने के लिए हम तैयार हैं। आइए सवाल करते हैं। पहला सवाल है कि जब 500 केस था, जब उत्तर प्रदेश और देश भर में कोरोना का 500 केस पाया गया था, तब मजबूती से लॉकडाउन हुआ। लेकिन जब लगभग 2 लाख केस हुआ तो लॉकडाउन खोल दिया गया लगभग। क्यों भाई? क्यों? जब 500 था तो लॉकडाउन, और जब 2 लाख हुआ तो खोल दिया गया। यह तुम्हारी नपुंसकता है, यह तुम्हारी नपुंसकता है, यह तुम्हारी बद इंतजामी है। इसलिए तुम कुछ करने योग्य नहीं हो। अब तक 80 लाख लोगों को लॉकडाउन के दौरान देश में सरकार लाने का काम की है, लगभग 80 लाख लोगों को। लेकिन स्क्रीनिंग का काम केवल 15 लाख लोगों तक हो पाई है। 80 लाख लोग विदेश से आए और स्क्रीनिंग मात्र 15 लाख लोगों का हुआ। मतलब
65 लाख लोगों का स्क्रीनिंग भारत में नहीं हो पाया। यह है मोदी सरकार की उपलब्धि। मोदी सरकार ने लॉकडाउन करते समय कहा, अगला सवाल, कि केवल 21 दिन का लॉकडाउन होगा, लेकिन आज लगभग 2.5 महीने हो गए। अगला सवाल, क्यों बंद किया, क्यों खोल दिया? देश की बर्बादी की यह मूर्खता की पराकाष्ठा है। क्यों बंद किया, क्यों खोल दिया? यह क्या है? यह सिर्फ और सिर्फ मूर्खता है, यह देश को बर्बाद करने की सोची समझी साजिश है। अगला सवाल, मोदी सरकार से क्या योजना थी, क्या लक्ष्य था, क्या करना था? किसी को कोई पता नहीं, कोई प्लान नहीं। हिटलर ने भाषण दे दिया, हिटलर ने बोल दिया मार दो देश को, तो मार दिया देश को। लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, क्या खो दिया? सोचिए कि एक आदमी के हिटलर शाही रवैये से देश ने कितना खोया, देश ने कितना पाया, यह सवाल है। सोचिए, पहले लॉकडाउन में ताली और थाली बजवाया, ताली और थाली बजवाया, दूसरे में खाली गवाया, तीसरे में फूल वर्षा करवाया, चौथे में मजदूरों का जान मरवाया, पांचवें में आखिर क्या, अब कोरोना खत्म हो गया, लॉकडाउन खाली करवाया, लगभग लॉकडाउन फ्री करवा दिया। सवाल है कि जब कोरोना स्पीड बढ़ना शुरू किया, लगभग हम 3rd-4th स्टेज में होने वाले हैं, तो लॉकडाउन खोल दिया गया। इसका मतलब देश को बर्बाद करने की साजिश है। जानिए, देश भर के डॉक्टर संगठनों का आरोप है कि सरकार हिटलर बन चुकी है, विशेषज्ञों की राय कभी नहीं मानती, सारी रणनीति स्वयं लेती है, या जो आरएसएस कहती है ये वही करती है। जरा सोचिए, डॉक्टर्स के विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री जो कहते हैं ये उसको नहीं मानते। सवाल है, इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। अगला सवाल, पीएम ने आर्थिक मदद मांगी थी कि नहीं? पीएम ने आर्थिक मदद मांगी तो देश ने 7,000 करोड़ से ज्यादा पीएम केयर फंड में सहयोग दे दिया। 7,000 से ज्यादा पीएम केयर फंड में देश का पैसा जमा हुआ। अब सवाल है कि सरकार कह रही है कि पीएम केयर का फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। सवाल है कि पीएम केयर का पैसा पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। अब सवाल है, मोदी जी, तो देश का पैसा देश की जनता के लिए नहीं, तो यह पीएम केयर फंड किसके लिए है यह तो बता दो। पीएम केयर फंड घोटाले के लिए है, पीएम केयर फंड भाजपा के लिए है, पीएम केयर फंड आपके घोटाले के लिए है, आखिर किसके लिए है ये सवाल पूछता है बुलेटिन 8 PM। 70 सालों में अब तक के सबसे फेलियर मोदी सरकार है। 70 सालों में देश को सबसे ज्यादा बर्बादी में ले जाने वाला मोदी सरकार है। सुनिए इसका प्रोपेगेंडा। कहा था काला धन वापस लाएंगे, 100 दिन का समय दे दीजिए। गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया था। कहा था कि नहीं? कहा था, ऐ मेरे देशवासियों, भाइयों बहनों,
100 दिन का समय दे दीजिएगा, विदेश से काला धन लाएंगे और 100 दिन में एक एक लोगों घर में 20-20 लाख पहुंचाएंगे, काला धन वापस लाएंगे 100 दिन। दूसरा कहा नोटबंदी, भाइयों 50 दिन का मौका दे दो, देश को मजबूत कर देंगे, अमीरी गरीबी बराबर कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, आतंकवाद खत्म कर देंगे। 50 दिन का मोहलत मांगा था, क्या किया मोदी ने? सवाल है, पूछिए इन संघियों से सवाल, पूछिए इन अंधभक्तों से सवाल, पूछिए इन देश को बेचने वाले मनुवादियों से सवाल। अब फिर कहा मोदी जी ने देशबंदी यानी लॉकडाउन। मोदी ने कहा लॉकडाउन केवल 21 दिन का मौका दीजिए, 21 दिन में कोरोना को हम भगा देंगे। कहा था कि नहीं कहा था? 21 दिन छोड़िए, आज लगभग 2.5 महीने होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। कोरोना अपने स्पीड से और बढ़ रही है। सबसे फेलियर सरकार मोदी और संघियों की दलाल सरकार है। सोचिए, ये सवाल हमें आपको इन दलाल सरकारों से या संघ के सरकारों से सवाल करना पड़ेगा। सवाल है मोदी जी आपसे हाथ जोड़कर, सवाल है कोरोना काल में भारत बिना सोची समझी नीति की कीमत चुका रहा है। मोदी जी वो तो नोटबंदी में भी बिना सोची समझी, आपके बिना सोचे समझे रणनीति की कीमत भारत ने चुकाया था। सैकड़ों मौत हुई थी। अब कोरोना काल में आपके बिना तैयारी, बिना सोचे समझे कारण देश कीमत चुका रहा है। मोदी जी, चिकित्सकों और अर्थशास्त्रियों ने आरोप लगाया है मोदी सरकार पर कि संस्थाओं और वैज्ञानिकों ने सरकार को सबसे पहले चेताया था, लेकिन सरकार एक भी नहीं सुनी, बल्कि लोगों को गलत साबित करती रही। सरकार के इन कदमों का कड़ा आलोचना होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। संस्थानों ने कहा सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी 2 महीने में लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। आखिर क्यों हो गए? यह सवाल है, सवाल करिए। बल्कि अब ये 2 लाख ही नहीं, अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पर भारत में कोरोना पहुंचने वाला है। मतलब कहां कौन रोड पे चलते चलते गिर के मर जाएगा, किसके द्वारा किसको कोरोना हो जाएगा, कहां कौन संक्रमित हो जाएगा, कितनी मौत होगी, इसकी कोई आंकड़ा नहीं हो सकती। कौन कौन घर होगा किसी को पता नहीं। वैज्ञानिकों का तो कहना है कि हर तीसरे लोगों को भारत में कोरोना होने वाला है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जुलाई तक भारत में हर तीसरे लोगों को कोविड-19 होने वाला है। किसने जोखिम में डाला इस देश को? सोचिए जरा। सरकार जिस तरीके से सिर्फ 4 घंटे की मोहलत में पहले लॉकडाउन की घोषणा की, यह सबसे खतरनाक कदम था। जरा सोचिए, लॉकडाउन में कम से कम करोड़ों दिहाड़ी मजदूरों के पेट पर सरकार ने लात मार दिया, संकट आ गया, मौत से जूझ रहे हैं ये लोग। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो पीएम केयर फंड की चिंता है। भोजन के अधिकारियों के लिए काम करने वाली संस्था राइट टू फूड के मुताबिक तालाबंदी के चलते देश में 22 मई तक भूख से, दुर्घटना से लगभग हजारों लोगों की मौत हो चुकी थी।
अगर सरकार इन सब पर कदम उठाती तो भारत में ये त्रासदी नहीं आती। कल्पना करिए, कल्पना करिए देश का हत्यारा कौन है, कल्पना करिए मजदूर कौन है इस देश में। इस देश में मजदूर दलित, पिछड़ा और मुसलमान है। आपने किसी ठाकुर ब्राह्मण को जूता पालिश करते देखा? आपने कभी गटर साफ करते हुए किसी ठाकुर ब्राह्मण को सुना? आपने कभी नाली साफ करते हुए किसी ठाकुर ब्राह्मण को सुना? नहीं सुना होगा। आपने सुना होगा तो दलित होगा, पिछड़ा होगा या मुसलमान होगा। तो इस देश में दिहाड़ी मजदूर लगभग 99% दलित पिछड़ा है। इसलिए कोरोना काल में मोदी ने जानबूझकर शायद दलित पिछड़ों को मारने की साजिश किया हो या किया गया हो, यह बात समझने की जरूरत है। शायद ऐसा हो सकता है। सोचिए, जरा सोचिए, देश में महामारी से लड़ने के लिए कोई प्री प्लानिंग नहीं किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कोई प्री प्लानिंग नहीं किया मोदी जी ने, मोदी जी के मंत्रालय ने कोई प्लान नहीं किया। लेकिन सवाल समझने की जरूरत है। चुनाव की तैयारी 6 महीने 1 साल पहले ये करता है। अरे भाई, तू देश का प्रधानमंत्री है या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार मंत्री है? पहले ये सवाल का जवाब दो। अरे मेरे देशवासियों, देश खतरनाक दौर से गुजर रहा है। देश में कोरोना काल में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव की तैयारी में लग गई है। भाजपा की है तैयारी बिहार विधानसभा पर अब हम भारी। 9 जून को अमित शाह, जो अभी तक आपको कोरोना से लड़ते हुए कभी नहीं दिखाई दिए होंगे, अभी तक ये क्वारंटाइन थे, कहां थे पता नहीं है, लेकिन अब अमित शाह आ गए हैं बाहर। कौन कोठरी में थे पता नहीं है। देश के गृह मंत्री, देश मौतों के मंजर से जूझ रहा है, उनका पता नहीं था। लेकिन बिहार चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए यह गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह 9 जून को 1 लाख भारतीय जनता पार्टी के बिहार के कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के द्वारा संबोधित करने जा रहे हैं। ये 6 महीने पहले प्री प्लान है, चुनाव का प्री प्लान। लेकिन देश के लिए कोई प्लान नहीं। फिर से सुनिए, बिहार में 6 महीने बाद, 6 महीने के अंदर चुनाव है। बिहार के चुनाव के लिए अमित शाह जी 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं की वर्चुअल रैली संबोधित करेंगे। बिहार में 243 विधानसभाओं में लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को दी जाएगी ट्रेनिंग, उस टीम को की जाएगी मजबूत। यह भारतीय जनता पार्टी 9 जून से भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल प्रचार अभियान चुनाव का चालू हो जाएगा। सवाल है, मोदी जी कितना गिरोगे इस देश के लिए? अमित शाह कितना गिरोगे? शर्म नहीं आती? अरे आपको चुनाव की पड़ी है, मजदूरों के लिए क्या किया आपने? ऐ मेरे देश के लोगों, आपसे भी सवाल है। इन दलाल पार्टी वालों को इनकी औकात दिखाना होगा। इन दलाल पार्टी वालों को इनको इनकी गठरी लपेट के खत्म करना होगा। नहीं, ये आगे जीतता है
तो पूरे देश को बर्बादी के मंजर में धकेलने वाला लोग है। इसलिए कहता हूं बुलेटिन 8 PM को इतना शेयर करिए कि आज ये आवाज देश के कोने में जाए और संघियों को उनकी औकात बताए। हमें आपको बुलंद करना पड़ेगा। सोचिए जरा, देश के लिए कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं, देश के लिए कोई तैयारी नहीं, लेकिन चुनाव की बहुत बड़ी तैयारी है। क्या कहिएगा ऐसे पार्टी को? देश का दलाल, गरीबों का दलाल, संघियों की दलाल। इसको सत्ता प्यारी है, देश प्यारा नहीं है, ये देशभक्त नहीं है। ये लोग केवल और केवल मनुवादी भक्त है, ये ब्राह्मण भक्त है, ये सामंतवादी भक्त है। इसलिए इनसे देश के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी, जिस भारतीय जनता पार्टी को आप अपना नेता मानते हो या उनके साथ आपने गठबंधन किया, अब वो आपको जमीन में गाड़ने की तैयारी कर लिया है। पता है? सुनिए, बिहार में हाई कोर्ट को कमांड किया है केंद्र सरकार ने। बिहार में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया है, कड़क कानून बनाया नीतीश कुमार ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मनुवादी हाई कोर्ट पटना के जज ने आदेश दिया है। सुनिए क्या दिया। शराब पीने बेचने में जो भी गिरफ्तार लोग हैं, PM केयर फंड में पैसा जमा करा देंगे तो उनको जमानत मिल जाएगी। यह हाई कोर्ट की डिसीजन है। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि बिहार में शराब बेचने पीने में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो लोग PM केयर फंड में पैसा जमा करा देंगे तो उनको जमानत मिल जाएगी। यह कानून बना दिया हाई कोर्ट ने। नीतीश कुमार, अब आपकी गठरी लपेटी जा रही है। बिहार जहां शराबबंदी है और आप शराब पीते या बेचते हुए गिरफ्तार हुए हैं, तो पटना के हाई कोर्ट द्वारा आपको जमानत मिल जाएगी। जमानत लेने के लिए और PM केयर फंड में पैसा गुलियाने के लिए एक नया नियम निकाल दिया गया। सोचिए, शराब बरामद होने के हिसाब से राशि जमा कराने का नया नियम। मोदी जी, वाह वाह वाह, अच्छा सिला दिया JDU को आपने। गुड, थमा दिए बाबा जी का ठुल्लू नीतीश कुमार को, थमा दिए ना। नीतीश कुमार का सबसे अच्छा दोस्त है मोदी। ले लीजिए बाबा जी का ठुल्लू। अरे ये काला नाग है भाजपा, ये RSS है। डस लेगी नीतीश जी तो बिना लहर आए यहां नहीं रहेंगे लोग, चले जाएंगे। ये है भाजपा। कोर्ट ने निचली अदालतों को, हाई कोर्ट पटना ने बिहार के निचली अदालतों को आदेश दिया है कि किसी आरोपी की जमानत याचिका तभी स्वीकार की जाएगी जब वह PM केयर फंड में पैसा जमा कर देगा। मतलब पैसा वालों के जेब में न्याय बिकने लगी। अब वाह रे भारत का लोकतंत्र, वाह रे भारत के प्रधानमंत्री, वाह रे भारत का न्याय तंत्र। इसे ही कहते हैं मनुवादी तंत्र, इसे ही कहते हैं भारत के साथ धोखा। देखिए, इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने एक बिल्डर को फर्जीवाड़े के एक मामले में इसी शर्त पर PM केयर फंड में लाखों करोड़ रुपए जमा कराने के शर्त पर ही बेल दिया है। सोचिए सोचिए कहां जा रहा है देश।
पैसे वालों के जेब में कानून बिकती है। लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खत्म कर दिया इन लोगों ने। इसलिए इन दलाल पार्टी वालों को लात मार के भगाओ। ऐ मेरे देश के दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों, इन दलाल पार्टी वालों को लात मार के भगाओ अब, नहीं तो देश को भी मिल जाएगा बाबा जी का ठुल्लू। अब बना देगा मोदी अब सबको उल्लू। कब तक आखिर, सवाल तो पूछना पड़ेगा। बुलेटिन 8 PM हमेशा दलितों, पिछड़ों, वंचितों और मुसलमानों की आवाज है, थी और रहेगी। मेरा भाई भी अगर संघी है, RSS वाला है, तो उसको भी मैं स्वीकार करने वाला नहीं हूं। इस बात का ध्यान रखना प्यारों। अब अंत में बुलेटिन 8 PM कोरोना अपडेट। अब तक 1,98,706 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव भारत में मिल गए और 24 घंटे के अंदर 8171 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जांच हो ही नहीं रही है, उसके बाद भी इतनी स्पीड है। जांच हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं 10 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव भारत में आपको मिलेंगे। आज लगभग मिल जाएंगे। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 5598 यानी लगभग 5600 लोग हैं और 24 घंटे के अंदर 204 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। कोरोना काल के गाल में 204 से ज्यादा लोग समा गए हैं। ऐ प्यारे साथियों, आप देख रहे बुलेटिन 8 PM। आप सबसे अनुरोध है, इस पेज को फॉलो करिए, इस पेज को लाइक करिए। हम लगातार बुलेटिन 8 PM पर समाज को जगाने के लिए आपके बीच में हैं और रहेंगे। लाइक करिए, मेरा पेज फॉलो करिए, इस पेज को शेयर करिए, इस पेज को मित्रों को बताइए। यह पेज दलितों, पिछड़ों, वंचितों के लिए बुलेटिन 8 PM है और हमारा YouTube चैनल है वंचित विजन। YouTube चैनल वंचित विजन सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का घंटी दबाइए। जो बनेगा आपकी आवाज, जो बनेगा आपकी बुलंद आवाज। तो आज आप सबसे विदा लेता हूं, फिर कल आप सबके बीच में इसी जोश, इसी खरोश के साथ, नए मुद्दों के साथ आप सबके बीच में आप सबका प्यारा भाई डॉक्टर RS पटेल हाजिर रहेगा। कल तक के लिए विदा लेता हूं, नमस्कार।